कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद इकोनॉमी पर असर, इस पर बहुत तरह की बातें हम सुनते हैं और बहुत तरह की डिबेट है। बहुत ज़रूरी है कि इसको एक सही पर्सपेक्टिव में समझा जाए। तो आज हम जिस मेहमान से बात कर रहे हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि उनको मैं हिंदुस्तान में जो बिल्कुल मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनमें से एक मानता हूं। मनीष सब्बरवाल टीम लीज के चेयरमैन और फाउंडर हैं। यानी अभी करीबन 21 साल पुरानी कंपनी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को ये जॉब दिलवा चुके हैं और हमेशा कई लाख लोग इनके पेरोल पर होते हैं। इसके अलावा ये आरबीआई के बोर्ड पर भी मेंबर हैं और अब सीएजी के बोर्ड पर भी मेंबर हैं। मनीष, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। 3 इश्यूज हैं, हेल्थ इमरजेंसी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और मेरी कमाई पर इम्पैक्ट। यही आज की चर्चा का फ्रेमवर्क है। आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं हेल्थ की क्राइसिस के बारे में? अब हमारा असेसमेंट क्या है? देखिए, ये तो बिल्कुल अनमॉडलेबल है। हमको ये मालूम नहीं है कि हम शुरुआत में हैं या बीच में हैं या आखिर में हैं। इसीलिए हेल्थ का जो इशू है, मगर प्रॉब्लम ये है कि एपिडेमोलॉजिस्ट बिल्कुल इकोनॉमिस्ट की तरह निकले। अपने आप पे भी जो उन्होंने कल बोला उस पे नहीं अग्री करते हैं और एक और दूसरे से तो अग्री करते नहीं है। तो जो हेल्थ सिचुएशन है वो तो मेरे पे ग्रेड के ऊपर है। मगर ये क्लियर है कि ये जो करंट लॉकडाउन है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हमको कोई रिस्क मैनेज जो सैक्रिफाइसेस कॉर्पोरेट इंडिया और इंडिविजुअल्स ने करने थे 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 35 दिन, लेकिन कोई अब थोड़ा तो शिफ्ट करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। हम लाइफ में रिस्क एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, लाइफ इसको मैनेज करना पड़ेगा या मिटिगेट करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है कि जो कुछ हम वायरस को मर्डर करने के लिए कर रहे हैं वो इकोनॉमी को मर्डर कर रहा है ना। ये सीक्वेंस शायद ठीक हो लेकिन बहुत मुश्किल कर रहा है। और अब थोड़ा टाइम आ गया है कि ये सोचना पड़ेगा कि दूसरा रिस्पॉन्स या किसी तरह का कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स या थोड़ा न्यूएंस रिस्पॉन्स, क्योंकि लाइव्स और लाइवलीहुड का ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे पे लोग चढ़ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स एक मॉरल साइंस है। लेकिन मॉरल साइंस, ये फिर साइंस एंड भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि साइंस फिजिक्स तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को मांगती है, वो लॉज को मानती है, वो ईच एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी मानती है। तो अगर इकोनॉमिक्स एक साइंस है तो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। और जो 2000 पर कैपिटा इनकम की कंट्री है इंडिया, उससे एक्सपेक्टेशन हो कि जर्मनी के 50,000 पर कैपिटा इनकम के रिसोर्सेज हो, के रिएक्शंस हो, का ट्रीटमेंट हो, वो तो बिल्कुल डेलूजनल है। तो आई थिंक ये जो हेल्थ सिचुएशन है, ये तो मालूम नहीं कि हम शुरुआत में हैं, बीच में हैं, आखिर में हैं। हमने सोचा था कि 15 अप्रैल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल होगा, लेकिन वो तो इनकमिंग ट्रेन हो गई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि 3 मई के बाद ये जो करंट स्टेटस ऑफ लॉकडाउन है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। जी, तो यहाँ एक सवाल बिना बिल्कुल स्पेकुलेशन के, अब तो कई लोगों का ये असेसमेंट है कि 3 के बाद 4 मई को भी ग्रेडेड अनलॉकडाउन भी शुरू होगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। शायद कुछ इलाके तो देश के ऐसे हैं, इंक्लूडिंग बॉम्बे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना पड़ जाए पूरे मई महीने। ये फिर कितना बड़ा कॉस्ट पे करेगा इकोनॉमी के लिए? अब देखिए, फर्स्ट 3 मई को खुला तो हमारे घुटनों को थोड़ा चोट लगा। अगर 1 जून को खुला तब तो घुटनों टूट गए, पैर टूट गए। अगर उसके आगे होगा तो फिर तो बहुत कंपनीज का एम्पुटेशन होगा। तो ये तो रियलिटी है कि कंट्री में हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन रियलिटी भी है कि छत्तीसगढ़ बेचारों को तो छोड़ दो यार, वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा है। गोवा ग्रीन जोन हो गया है, वहां को छोड़ दो, तो वहां पे कुछ नहीं हो गया है। तो ये जो नेशनल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया का कैपिटल मार्केट एक चीज होगा, बट लेबर मार्केट एक चीज नहीं है। एक्सपोर्ट लेबर मार्केट्स लाइक बिहार और इंपोर्ट लेबर मार्केट्स लाइक कर्नाटका दूसरी चीज हैं। वैसे अब न्यूआंस करना पड़ेगा कि कोविड के हॉट जोन्स और कोविड के ग्रीन जोन्स, बहुत बड़ा देश है इंडिया, कॉन्टिनेंट है। यूरोप में एक स्ट्रैटेजी लगाएं तो यूरोप का तो बैंड बज जाएगा। तो जैसे अभी हमारे इकोनॉमी का सॉर्ट ऑफ वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी खत्म करना पड़ेगा 3 मई को। और वैसे भी मुझे ये लगता है, मुझे इस चीज पे भरोसा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी लोगों को सुनती है।
और अब हमारे पॉलिटिशियंस को ये सुनाई दे रहा है कि भाई अब अगर हमारा लाइव्स और लाइवलीहुड का ट्रेड ऑफ इतना स्टार्क हो जाए तो हम लाइवलीहुड्स को थोड़ा चूज करेंगे। तो थोड़ा डिवैल्यूएशन तो शुरू हो गया है, डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एक्सपैंड होने लगे हैं। देखिए इंडिया में देर पुरानी सेइंग है, वी डोंट किल अ होली काउज, वी स्टार्व देम टू डेथ। इंडिया में थोड़ा हमारा लॉकडाउन को अब इतना मॉरल इशू हो गया है कि अगर कोई पॉलिटिशियन लॉकडाउन लिफ्ट कर दे और लोग मर जाएं तो मर्डर के चार्जेस लगने लगेंगे। तो मेरा तो ये लगता है कि हम लॉकडाउन हेडलाइन रखेंगे लेकिन पीछे से स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट इसको डिवैल्यू करेंगे। आई होप सो। सर ये बताएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये घुटने टूट जाएंगे अगर इसके आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया। तो ये बताएं, क्योंकि आप लाखों लोगों का लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, उन कंपनियों से डील करते हैं जो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती है, क्या ये आइदर और जरूरी था? पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, ये जरूरी था? चलिए वक्त चला गया 4-5 हफ्ते का, अब 3 मई वाले हफ्ते से हम ये गलती ना करें तो ये आइदर और नहीं है, दोनों काम साथ करने होंगे। और उसमें क्या हमारी स्टेट कैपेसिटी, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी, मैन मूवमेंट, क्राउड मूवमेंट मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है क्या? देखिए कोरोना वायरस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को अटैक करती है। इंडियन इकोनॉमी के तो बहुत प्री कंडीशंस हैं। तो एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे और दूसरे फ्लिक ऑफ पेन रिफॉर्म्स की, जो आप पेन को घुमा के लॉ चेंज कर लें, प्रोविडेंट फंड कर सकते हैं, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन हॉलिडे दे सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, आई मीन 57,000 कंप्लायंसेस, 3,000 फाइलिंग्स, जो 4,000 हर साल चेंज होते हैं, वो तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इस कोरोना वायरस के बाद वैसे भी रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो एंड और का जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं नहीं, हमको बोला, हमको पास न्यूयॉर्क जो जिसकी पर कैपिटा इनकम $90,000 हैं, वो वायरस हिट न्यूयॉर्क नहीं हैंडल कर पाई, तो इंडिया को तो कुछ करना पड़ता उस टाइम। तो जो 20-30 दिन का लॉकडाउन हुआ वो शायद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स उस टाइम था। उससे थोड़ी कर्व फ्लैटन हुई है, डबलिंग रेट कम हुई है, तो लोग बता रहे हैं कि हमको थोड़ा तो उसका फायदा हुआ है। लेकिन जो अब सिचुएशन आई है कि जो ऐसे पोर कंट्री में जो इकोनॉमिक कंपनीज के रेवेन्यू 0 हों और कॉस्ट 100 हों, वो तो अनसस्टेनेबल है कि शेयर होल्डर्स और बैंक सैलरी नहीं देते हैं, कस्टमर्स देते हैं। और अगर कस्टमर्स को फोर्स आप स्ट्राइक पे करेंगे तो बिना कस्टमर्स के एम्प्लॉयर्स नहीं है, बिना एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयज नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है कि May 3 के बाद अगर ये वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी हो तो फिर ये कमर्शियल रेल्म से पब्लिक पॉलिसी के रेल्म में चली जाएगी, और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आप सीएसआर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से 500 मिलियन या लोग का लाइवलीहुड्स नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं ये अनमॉडलेबल है, और दरअसल पुराने पैरामीटर, पुरानी थ्योरीज, पुराने फॉर्मूले लगा करके रिस्पांस को भी नहीं ढूंढना चाहिए। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखना और रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगी, इस तरह की बातों को करना अब बंद कर दीजिए और ऐसी थ्योरी की किताबें उठा के खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। ये इकोनॉमी का रिसेशन, डिप्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमी शटडाउन है, बाजार बंद हो गया है और इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अभी तत्काल, बगैर इस पर ज्यादा फेज 1, 2, 3, 4 किए, बहुत तेजी से फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें ताकि लोगों को तनख्वाह मिले, लोग अपने खर्चे कर सकें। उसके बगैर तो इकोनॉमी में और बड़ा डिवास्टेशन आएगा। खास करके 30 अप्रैल की तरफ हम स्टेयर कर रहे हैं, कंपनियां तनख्वाह दे पाएंगी क्या? देखिए ये सबसे मुझे खुंदस आती है जब लोग कहते हैं इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। इन द लॉन्ग रन वी आर नॉट डेड सर। हमारे बच्चे होंगे, हमारे, हम जितना चोरी कर सकते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से हमने किया है, जो हम अपना डेट दे सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल नॉट डेड। इस जब हमको मालूम नहीं कि हम स्टार्ट या मिडिल में हैं तो हमको बहुत सारी चीजें अभी करनी पड़ेंगी। लेकिन ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज है, थर्ड फेज है। जो जीपीएस में पहला इनपुट जो होता है वो आप जा नहीं रहे हैं कहाँ, वो आप हैं कहाँ। जीपीएस का फर्स्ट इनपुट है आप हैं कहाँ। और हमको पॉलिसी मेकर्स, तो आरबीआई ने 3-4 रिएक्शंस किए हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम किया है, लिक्विडिटी प्रोवाइड किए है, रेगुलेटरी फोरबेरेंस किया है, बट आरबीआई इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। अगर ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा अगर हम सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक बना दें, क्योंकि इसमें
इसके बहुत सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हमको बहुत हमारे पोते या हमारे बच्चे हमको बद्दुआ देंगे कि भैया आपको प्रॉब्लम हुआ, आप थोड़े सैक्रिफाइसेस करिए। ऐसी थोड़ी होती है कि हिस्टोरियंस एक डिजीज से वार्न करते हैं, प्रेजेंटिज्म, कि हमारी आज के हालात इतने स्पेशल हैं और इतने खराब हैं कि बस सब कुछ फेंक दीजिए और हमको बचा दीजिए। बहुत दुखदाई है इकोनॉमी में। लेकिन ये नोशन कि हम बिल्कुल ही 10% के बाहर, देखिए 6.5% फिस्कल डेफिसिट प्रिडिक्टेड था स्टेट और सेंटर का, वो तो अब 9-10 पे हो गया है क्योंकि रेवेन्यूज कम हो गए हैं। तो ये भी रियलिटी है कि ऑलरेडी 3.5-2.5% फिस्कल डेफिसिट वैसे भी चला गया है। तो अगर आप ये जो नोशन है कि जिन कंट्रीज अपनी करेंसी को रिजर्व करेंसी मानती हैं, इंडिया का बहुत फ्रैजाइल सिचुएशन तो हमेशा रहता है, एक्सटर्नल ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी थोड़े ट्रेडिशनल रूल्स को नहीं माने, लेकिन ग्रेविटी कभी अर्थ से जाती नहीं है। तो अगर हम इन्फ्लेशन सबसे बहुत टैक्स होता है गरीबों पे, करेंसी ऑल टाइम लो पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिस्कल स्टिमुलस दें, लेकिन कितना बड़ा दें, कितनी जल्दी दें। कैलिब्रेशन जब ये नहीं मालूम होता है, जब अंधेरा होता है और आपको मालूम नहीं, कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो पूरे पैसे खर्च कर देना, पूरे अपनी स्ट्रेंथ एक टाइम में यूज कर देना, मेरे हिसाब से तो इररिस्पॉन्सिबल हो। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्टिमुलस और रिलीफ की जरूरत है इकोनॉमी को, उसको फेज वाइज करना वाइजर स्टेप होगा। फिर आएगी इसमें प्रायोरिटी का सवाल आएगा कि फिर हम पहले कहाँ एड्रेस करें, कहाँ ज्यादा पेन है। जाहिर है गरीबों को पैसे दिए गए, हमको लगा था कि जिस प्रकार का कैश ट्रांसफर का स्कीम बना हुआ है उसमें अर्बन पुअर को भी सफरिंग नहीं होगी, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स की तकलीफ आप देख रहे हैं, अभी भी लाखों लाख लोग वापस जाना चाहते हैं। तो प्रायोरिटी के नाते आपको क्या लग रहा है, कहां गैप्स है जिसको अभी 3 मई के बाद या बल्कि अभी तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को, गरीबों को, और उसके बाद लाखों करोड़ों एमएसएमईज को। तो प्रायोरिटी तो जो सोसाइटी सेट करती है, हमारे वल्नरेबल सिटीजन्स को पहले, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद एमएसएमईज, उसके बाद कॉर्पोरेट इंडिया, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ें तो फाइनेंशियल मार्केट्स पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स को एलटीआरओ मिल रहा है, एलटीआरओ जो हमने एमएसएमईज के लिए शुरू किया था। तो सबसे इस सिचुएशन में ये हम जेन्युइनली एक डेमोक्रेसी हैं, और वल्नरेबल और पोर और को पहले सबसे ज्यादा हेल्प मिलनी चाहिए। उसके बाद तो क्लियर है कि एमएसएमईज बिना एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयज नहीं होंगे। लेकिन इस समय खाना, शेल्टर, पानी का जो इमीडिएट प्रायोरिटी है, वो शायद लास्ट माइल में लोगों, कॉर्पोरेट इंडिया को ये दिख नहीं रहा है कि हमको क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो, ये सब हेल्प इंडिविजुअल सिटीजन्स। बट वी डोंट लिव इन एन इकोनॉमी, वी लिव इन अ सोसाइटी। और फर्स्ट फेज ऑफ हेल्प तो बिल्कुल ही इंडिविजुअल्स को जाएगी ना। इस सिचुएशन में हमारा जो बर्थ डिफेक्ट है हमारे फाइनेंशियल, फिस्कल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है कि हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयज को 2000 रुपए इमीडिएटली अपने उसमें नहीं दे सकते हैं। मैं इतने साल से मांग रहा हूं कि भाई आप यूनिवर्सल एंटरप्राइज नंबर दे दीजिए, आप सिंगल, जैसे आधा, हमारे पास 25 नंबर है हर एम्प्लॉयर के, आप एक अगर जीएसटीएन या एम्प्लॉयर मान लेते तो आज हमारे पास एम्प्लॉयर्स व्हीकल बन जाते सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। आज हमारा प्लम्बिंग जो है वो ये नहीं अलाउ करता है कि हमारे एम्प्लॉयर्स सिटीजन्स के लिए व्हीकल बन जाएं। जनधन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस कंट्रीज में जो अभी उनके पास प्लम्बिंग है, उनके एम्प्लॉयर्स एक व्हीकल बन गए हैं सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। तो प्रायोरिटी वाइज तो पहले सिटीजन्स को ही हेल्प मिलेगी, उसके बाद मिडिल क्लास को, और उसके बाद एमएसएमईज को, उसके बाद कॉर्पोरेट इंडिया को, और उसके बाद बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स को। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी बताई कि एलटीआरओ शुरू किया एमएसएमई के लिए, लेकिन बड़े कॉरपोरेट्स उसका फायदा लेके चले गए। इसको अगर आप थोड़ा इलाबोरेट करें, खास करके तब जब हमने रिस्क अवर्शन देखा कि जब 25,000 करोड़ की लाइन खोली बैंकों के लिए कि एनबीएफसी को दे दो, तो उसमें सिर्फ 12,500 करोड़ रुपए की बिड्स आई। ये बहुत नेगेटिव सिग्नल है।
कोरोना क्राइसिस एक लिक्विडिटी की क्राइसिस नहीं है, सॉल्वेंसी की क्राइसिस है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा दें या कुछ दे दें, जो एम्प्लॉयर्स इस समय प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे 1 महीने का वर्किंग कैपिटल दे दो, लेकिन ये तो एग्जिस्टेंशियल सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम है, और बैंक सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दे इक्विटी सॉल्व करती है बैंक्स, या ग्रांट सॉल्व करते हैं सॉल्वेंसी की क्राइसिस हो। तो जो बैंक्स पहले 2 लाख करोड़ आरबीआई को रिवर्स रिपो में दे रहे थे, वो 4 लाख करोड़ हो गया, अब 6 लाख करोड़ हो गया, अब लगता है 7 लाख करोड़ हो जाएगा। वो लोग सोचते हैं कि ये बैंक्स बड़े चोर आदमी हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बैंक्स लिक्विडिटी जो 14 लाख करोड़ का एनपीए 2012 या 14 में पीक हुआ था, वो अब 8 लाख करोड़ तक आ गया था, धीरे धीरे नीचे करके आईबीसी रहे। लेकिन अब लगता है कि बहुत बढ़ेगा वो, शायद पुराना नंबर ही हम टेस्ट कर लें, क्योंकि इस तरह की सॉल्वेंसी क्राइसिस हो। तो बैंक्स को तो वैसे भी लग रहा है कि उनके एनपीएस बहुत लाख करोड़ बढ़ेंगे। अभी मॉरेटोरियम हो गया है, बट मॉरेटोरियम से सॉल्वेंसी सॉल्व थोड़ी होता है, सिर्फ 3 महीने आगे सिचुएशन गई है। तो बैंक्स सॉल्वेंसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और अगर बैंक्स अगर अभी ज्यादा स्पिगट खोल दें तो उनको ये वरी होगा कि उनका कैपिटल इस एनपीए क्राइसिस को हैंडल करने के लिए काफी नहीं होगा। तो ये तो अभी तो बैंक्स को हम डंडा मारें कि आप पैसे दे दो, लेकिन उनको पैसे वापस करने के लिए फिर हम इतना बड़ा डंडा बाद में मारेंगे, तो लेकिन तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। यहीं पर फेड रिजर्व और सॉवरेन गवर्नमेंट्स आई और गारंटी देने के रूप में खड़ी हो गई कि बाजार में पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, अभी बहुत लिबरल हो जाना चाहिए, गारंटी के लिए हम खड़े हैं। तब वो लुब्रिकेंट फ्लो कर गया, कई देशों में हमने ऐसा देखा। क्या ये इंडिया में पॉसिबल नहीं था? अब क्रेडिट गारंटीज बैंक्स नहीं दे सकते और सेंट्रल बैंक नहीं दे सकता, बिकॉज सेंट्रल बैंक शुड नॉट बी अ कमर्शियल बैंक। तो द क्रेडिट गारंटी रोल इज इन द फिस्कल स्पेस। अगर गवर्नमेंट जो नेक्स्ट पैकेज आएगा, आप थोड़ा देखेंगे कि उसमें फिस्कल स्पेस अगर कैलिब्रेटेड होगा, और होना भी चाहिए कि हम ये सेकंड वेव है, उसके बाद थर्ड वेव और फोर्थ वेव में, बट उसमें एमएसएमईज के लिए थोड़ा क्रेडिट गारंटी की जगह है, और मेरा ये सॉर्ट ऑफ होप है कि उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि थोड़ा क्रेडिट गारंटी जो बैंक्स के लिए बैकस्टॉप बन जाए और लिक्विडिटी मिले। लेकिन बिना क्रेडिट गारंटी के लिए बैंक सॉल्वेंसी प्रॉब्लम नहीं दे सकते, वो लिक्विडिटी दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने जो होप की बात कही, क्या और होप या एक्सपेक्टेशन है आपको नेक्स्ट फिस्कल स्टिमुलस को देखते हुए? फर्स्ट प्रायोरिटी है जो वल्नरेबल सिटीजन्स को, या जैसे भी हम उनके हाथ में पैसे पहुंचाएं, जैसे भी हम उनके हाथ में हेल्प पहुंचाएं, तो अगर हम वल्नरेबल सिटीजन्स को हेल्प दे सकें, तो ये जो दहशत फैल चुकी है कि अगर 100% इज जीरो, दुनिया होप पे ही चलती है, तो अगर ये लगे कि मई और जून में भी हमारे एम्प्लॉयर्स बंद रहें, शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लगे कि मई और जून में भी बंद रहें, तो बिना फिस्कल स्टिमुलस जो एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा नहीं पहुंचाएगा, तो बहुत दहशत फैल जाएगी एम्प्लॉयर्स के लिए भी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं। जैसे ह्यूमंस की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो अपने को खाने लगते हैं, तो अब सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को खाने लगा है। तो अगला फिस्कल स्टिमुलस लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाए, वनरेबल सिटीजन्स के लिए थोड़ी सी क्रेडिट गारंटी ऑफर करे एमएसएमईज, जिससे थोड़ा क्रेडिट फ्लो उसमें हो, और थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी देखना पड़ेगा कि उनके स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा और रेगुलेटरी फोरबेरेंस, थोड़ा और कॉस्ट ऑफ मनी, थोड़ा और सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी हम प्रोवाइड करें। उसके लिए आरबीआई ने दो पैकेज तो किए हैं, अब और भी करते रहेंगे, जैसे सिचुएशन, जैसे गवर्नर ने कहा, जैसे सिचुएशन रिव्यू। लेकिन सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक ना बनाए, मेरी सबसे यह विनती है, क्योंकि उसमें फिर बाद में हम अपना सारी जो स्ट्रेंथ पिछले 3-4 साल में सेंट्रल बैंक की बनी है वो खो देंगे। नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। आई एम श्योर कि पॉलिसी मेकर्स आपकी बात तो कम से कम जरूर सुनेंगे। अब थोड़ा सा समझना चाहूँगा जॉब लॉसेस के बारे में, जो हर घर में हर जगह एक एंग्जाइटी है। लोगों को अब खबरें आना शुरू भी हो गई हैं सभी सेक्टर से कि या तो सैलरी कट है, या ले ऑफ है, या इस तरह के दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की यंग वर्क फोर्स की इस वक्त परिस्थिति क्या है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए और थोड़ा उनको आप एडवाइस भी दीजिए
दीजिए, आने वाले दिनों में उनको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इससे तो हम इनकार कर नहीं सकते। देखिए वो तो होंगे। आई थिंक दैट ये नाइंसाफी होगी हम अगर कोई भी बिलीव करे कि बिना एम्प्लॉयर्स रिवर्स होते हैं, वो सागर या पॉन्ड्स नहीं होते हैं। अगर फ्लो नहीं आएगा तो स्टॉक उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। और जैसे इंडिया की रिवर बंद हुई है इस इकोनॉमिक लॉकडाउन में, तो एम्प्लॉयर्स शेयर होल्डर्स सैलरीज नहीं देते हैं, कस्टमर सैलरीज देते हैं। तो जब कस्टमर स्ट्राइक पे हैं तो एम्प्लॉयर सैलरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम की अगर एंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखे, तो अगर 3 मई को खत्म हो गया तो मई में तो सैलरीज बहुत ऊपर जाएंगी, क्योंकि लोग हैं ही नहीं। एक सैलरी स्पाइक होगा बड़े सिटीज में, क्योंकि आधे लोग तो घर चले गए हैं। तो जब भी ये सैलरी ये खत्म होगा, एम्प्लॉयर्स को तो याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको लोग चाहिए भाई, उनकी प्राइस तो बढ़ेगी 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अभी शायद अगले महीने ये परिस्थिति हो जाए कि जो वर्कर्स ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर घरों को चले गए हैं, उनकी तुरंत वापसी नहीं होगी, और जो कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर हैं वहां पर जॉब मार्केट में शॉर्टेज होगी और आप ज्यादा सैलरी देके लोगों को हायर करेंगे। इसीलिए बहुत एम्प्लॉयर्स ने अभी एक्शन नहीं लिया है अपने बॉटम ऑफ द पिरामिड, क्योंकि वो डर रहे हैं कि जैसे ही खुलेगा उनको तो फिर वो लोग ट्रेसपासर्स विल बी रिक्रूटेड का साइन लगाना पड़ेंगे अपने फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि आधे लोग तो भाग चुके हैं। तो सैलरी स्पाइक तो होगा, क्योंकि बहुत लोग घर चले गए हैं और उनके आने में 15 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 60 दिन आएंगे तो वापस वो विलेजेस में ये जो सर्टेन लोगों का सैलरी स्पाइक होगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग चले गए हैं जो जॉबलेस हैं, जो नरेगा का काम ढूंढ रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वो वापस आएंगे। ये तो हमारे ये नोशन कि अब लोग छोड़ के सिटीज में नहीं रहेंगे, हम लोग जॉब्स लोगों के पास नहीं ले जा सकते, हमको लोगों को जॉब्स के पास लाना पड़ेगा। तो जो इमीडिएट क्राइसिस होगा, एक स्पाइक आएगा, लेकिन जो जॉब लॉसेस होंगे, मुझे तो ये लगता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी इवॉल्व करेगी। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम है, लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्म बन जाएगा, वो तो बनेगा नहीं। और वैसे भी उसने क्लास सिस्टम को एक्सपोज किया है, क्योंकि जो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं वो तो वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं, जो अपने हाथ और पैर से काम कर सकते हैं वो थोड़ी कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो हमारे 70% ग्रेजुएट्स वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे 10% नॉन ग्रेजुएट्स वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आप समझाइए, क्योंकि एक नंबर में देख रहा था, वो ये कि जो एडवांस यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां भी 60% काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता, किसी किसी देश में 70% काम नहीं हो सकता। हमारे हिंदुस्तान में सडनली ये माहौल बना है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि 40-50% काम हम कर सकते हैं, 50-60% काम हम लोगों को फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में ही, दफ्तरों में, कारखानों में ही करना पड़ेगा। क्या एक मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में 10%, 20%, 30% से ज्यादा काम वर्क फ्रॉम होम में नहीं हो सकता? इसलिए आप ऑफिस डिजाइन, रेंटल, इन सारी चीजों में कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, मार्जिनल चेंज देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब है। और वैसे भी देखिए, एक तो है कि जो काम होम से नहीं हो सकता है वो तो ऑलमोस्ट 80-90% है। दूसरी बात, ये जो है एक्साइटमेंट वर्क फ्रॉम होम का है, वो कंटिन्यूटी से हुआ है, प्रोडक्टिविटी से नहीं हुआ है। अभी बहुत सीईओज अभी ये सोचने लगे हैं कि भाई ये प्रोडक्टिविटी, एक एंड्रू कार्नेगी एक स्टील कंपनी चलाते थे यूएस अमेरिका में, उनसे पूछा गया एक बारी कि यूएस स्टील में कितने लोग काम करते हैं, उनने कहा करीब हाफ, आधे लोग काम करते हैं। बहुत से सेक्टर्स हैं जहां डिजिटाइजेशन एक्सेलरेट और एम्पलीफाई हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में इतना ज्यादा वर्क फ्रॉम होम ना कर सकते हैं और ना वो प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल, चूंकि आपने चर्चा की कि कहाँ कहाँ नया बूस्ट आएगा, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का जिक्र किया, थोड़ा सा इसको और आप अगर इलेबोरेट करें, क्योंकि दिख क्या रहा है सामने कि एविएशन, टूरिज्म, फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री को भी लोग कहते हैं, मल्टीप्लेक्सेस, रिटेल, इन सबको बड़ी भारी चोट लगेगी। और दूसरी तरफ ये लगता है कि हाउस होल्ड सर्विसेज, हेल्थ हाइजीन से जुड़ी हुई सेफ्टी की सारी बातें, दवाइयाँ, अस्पताल और एजुकेशन, सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनको काफी लेग अप मिल सकता है। तो कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज की अगर एक लिस्ट हम बनाना चाहें? देखिए, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट का तो काफी दिन तक दुखदाई होगी या बैंड बजेगा। अभी बैंड बज रहा है, 0 तक पहुंच गए हैं, लेकिन वापस आने में भी लोगों को हेजिटेशन होगा। लेकिन
ये जो डिजिटाइजेशन का सुपर साइकिल इंडिया में होने वाला था, हम पहला देश है जिसके यूपीआई जो हमारे मोबाइल पेमेंट्स भीम और उससे वो हम 100 करोड़ एक महीने में पहुंच गए थे। इस कोरोना वायरस के लिए हम 100 करोड़ एक दिन में पहुंच जाएंगे अगले साल में या 1.5 साल में। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगी जो मोबाइल पेमेंट्स को इतना अडॉप्शन, इतना एक्सेलरेशन यूपीआई के वजह से, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल में जो जॉब्स आने वाले हैं, जो प्रोडक्टिविटी डिजिटाइजेशन से आती है, वो लास्ट माइल में बहुत जॉब्स क्रिएट करती है। सो लॉजिस्टिक्स, सेल्स और कस्टमर सर्विस में इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब कि आप जितना ग्रो करें, कितने जॉब्स क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होती जा रही है पिछले 5 साल में। लेकिन इस क्राइसिस के बाद मुझे रिटेल, ई कॉमर्स और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें लास्ट माइल की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ेगी। चाइना की फार्म से नॉन फार्म जो लेबर मूवमेंट हुआ था वो फैक्ट्रीज को हुआ था। इंडिया का फार्म और लेबर जो नॉन फार्म लेबर मूवमेंट इससे एक्सेलरेट होगा, वो सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स में होगा। तो वही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द जॉब मार्केट हैं, और वहीं पे जो हमारे यूथ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। बिल्कुल। एक चीज थोड़ा और अगर इसको इलेबोरेट करें तो इसमें एक तरीके से डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स और साउथ वर्सेस नॉर्थ कि कहाँ जॉब डेंसिटी, अपॉर्चुनिटी की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है। क्या पॉलिसी मेकर्स के लिए भी ये वक्त इस वक्त नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट, जिसके बारे में हाउ टू डू इट की प्रिस्क्रिप्शन सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं थी कि उसको लागू करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गवर्नेंस की प्रायोरिटीज और पॉलिसी की क्लैरिटी और रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जिसकी बात आप हमेशा हम लोगों को समझाते हैं, इन चीज़ों पर भी अभी ही अटैक करना पड़ेगा अगर ज़रा भी हमको फेयर, स्पीडी रिकवरी की तरफ जाना है तो। देखिए, एक एकेडमिक है जॉन किंगडन जो कहते हैं पॉलिसी विंडोज खुलते और बंद होते हैं। पॉलिसी विंडोज तब खुलते हैं जब प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग, एक तीनों चीजें साथ आ जाएं। हमारी प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और स्किल तो 40 साल से हमारे पास हैं, और हमको बहुत मालूम है कि हमको उनको कैसे करना है। लेकिन पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, ऑपोजिशन, बहुत सारा इसके उसमें है, इनको रोक रहा था इतने साल से। मेरे को तो ये लगता है कि इस चाइना की प्रॉब्लम्स, चाइना के पास 3 प्रॉब्लम है। उनकी वेजेस बढ़ गई हैं, उनका कोरोना वायरस से ब्रांड खराब हो गया है, और वो ट्रेड वॉर, ट्रंप उनके पीछे पड़ा है। तो इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जो चाइना के फैक्ट्री रेफ्यूजीज हैं, जो चाइना से भाग रहे हैं, वो अगर इंडिया में आए, उनके लिए ये पॉलिसी विंडो जो हमारे लिए खुला है, एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं और कोई तो फ्लिक ऑफ पेन रिफॉर्म्स होते हैं जो आप पेन से करें। और अगले 90 डेज में हमको फ्लिक ऑफ पेन रिफॉर्म्स तो बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड का रिफॉर्म है, ईएसआई रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं। आई मीन हमारे 900 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 7 के पास ऑनलाइन लाइसेंस है। 1 लाख स्टूडेंट्स फिरंगी यूनिवर्सिटियों ने पिछले 1 महीने में इंडियन स्टूडेंट्स को साइन कराए। तो ये बैन लिफ्ट करिए, अप्रेंटिसशिप पे बैन लिफ्ट करिए। तो ऐसा जो लिस्ट है, जो जॉब्स और स्किल्स के फ्लिक ऑफ पेन रिफॉर्म्स हैं, वो 90 डेज में करें, और अगले 1 साल में हम ऐसा हैबिटेट बना दें कि जो फैक्ट्री रेफ्यूजीज चाइना से भाग रहे हैं, हम उनको इंडिया में नॉट ओनली वेलकम करें, बट उनको इंडिया में ऐसा ब्रांड बनाएं कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग 11% ऑफ लेबर फोर्स से 20% ऑफ लेबर फोर्स चला जाए, तो 100 मिलियन जॉब्स हमारे पास इसमें होंगे। बिल्कुल मनीष, ये बहुत रियल अपॉर्चुनिटी इस वक्त है, लेकिन अगर इसको अदरवाइज न लिया जाए तो ये कि सब ट्रेड वॉर हो गया चाइना के साथ यूएस का, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इस क्राइसिस में भी हम कह रहे हैं हमारे लिए है। इस बार की अपॉर्चुनिटी रियल है, लेकिन पता लगा कि हम बहुत लेट हो गए, और ऐसे में वियतनाम जैसे, बांग्लादेश जैसे, फिलीपींस जैसे देश दरअसल ज़्यादा चाइना से हटा हुआ काम, मैन्युफैक्चरिंग का अपने यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, उनकी स्पीड हमसे ज़्यादा होगी। अब इंडिया एक पुराना क्विप है इंडिया के बारे में। इंडिया तब नहीं बदलता, एक बेटर ऑप्शन के लिए नहीं बदलता है, तब बदलता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। कोरोना वायरस जो हमारे जीडीपी को इस साल
बिटवीन 2 and 4% ग्रोथ रेट के बजाय 2 and 4% कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे जीडीपी में। बहुत प्रेशर पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स पे, पॉलिटिशियंस पे, गवर्नमेंट्स पे और कंपनीज पे रिफॉर्म के लिए। तो मुझे तो लगता है कि कोरोना वायरस की बहुत जो पेन है, एक तरह से ये जो पॉलिसी विंडो खोलेगा, ये हमारी अपॉर्चुनिटी, हम लें या ना लें, हमारी सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी है इसका एडवांटेज लेने की। करेक्ट। आपने जो बात कही है उसको अगर मैं समअप करूं कि आप कह रहे हैं कि एक साल के अंदर रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म का एक बहुत तगड़ा, सीरियस, रियल कैलेंडर आप लेकर के आ जाएं तो जो डैमेज हुआ है उससे हम काफी बढ़िया से रिकवर कर सकते हैं। आखिरी सवाल, इन सब को करने के लिए पैसों की, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो रिसोर्स कहां से आएगा? क्योंकि इस वक्त सरकार का टैक्स कम होगा, रेवेन्यू कम होंगी, उनके पास खर्चे के लिए स्पेस नहीं होगा। तो दो स्पेसिफिक पॉइंट इस पे, एक तो यह है कि साहब आप अभी एसेट मोनिटाइजेशन और हाउस होल्ड सोना निकाल करके पैसा उठाने की स्थिति में है कि नहीं? चलिए नहीं है, बिना फॉरेन कैपिटल नहीं हो सकता, और वो अभी की वैल्यूएशन पे, अभी के रुपयों के भाव पर शायद ठीक तरीके से आ जाए, और फॉरेन कैपिटल के बारे में बिल्कुल ओपन माइंड होकर के काम करना चाहिए। सवाल सिंपल है, पैसा कहां से आएगा? देखिए, डेंग जियाओपिंग ने 1978 में कहा था, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली काली हो या सफेद हो, अगर वो चूहे पकड़े। अभी इंडिया का भी यही प्रैग्मेटिज्म था उनका, लेकिन चाइनीज कंपनी क्रिएट हुई तो फॉरेन कैपिटल हमारे लिए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। ग्रोथ इस कोरोना वायरस के बाद पॉपुलेशन की जो प्रोफाइल है, ग्रोथ की जो प्रोफाइल है, हर रिच कंट्री की बहुत खराब हो जाएगी, और पेंशन फंड्स के लिए उनको ग्रोथ चेज करना पड़ेगा। इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज होगा इस वायरस के बाद जिसका ग्रोथ पोटेंशियल, आई मीन ये शर्मिंदगी की बात है कि हमने 40 साल से नहीं किया, इसलिए हमारा ग्रोथ पोटेंशियल अभी बचा है। लेकिन जो चाइना का मोमेंट था 1978 में या 84 में या 92 में, 2000, जो डिफरेंट माइलस्टोन्स पे उन्होंने एडवांटेज लिया ग्लोबलाइजेशन का, चाइना का ये इंडिया का ये कोरोना वायरस मूवमेंट हमारे लिए वो हो सकता है। फॉरेन कैपिटल हमारे लिए आने के लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है वो उसको रोक देता है। डोमेस्टिक सेविंग्स जो चैनलाइज नहीं होती हैं वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में रोक देता है। जो हमारा सो इंडिया का बाइंडिंग कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज नहीं है हमारा। अगर विल, ये जो एक साल का आपने कहा, अगर रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन और उसका प्रोग्राम हम बना लें तो रिसोर्सेज हमारे लिए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं। और अगर हम 12 मंथ का रिफॉर्म प्रोग्राम आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो उससे हौसला एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। अगर लोगों को ये लगे कि ये 12 महीने में होने वाला है और हम ये प्रोग्रेस दिखाएं तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंडिया में आ जाएंगे। द वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू सक्सीड। इनफैक्ट इंडिया का ऑप्टिमिज्म बाहर, इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर, वो बाहर ज्यादा है इंडिया के बारे में। बिल्कुल। तो आप जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंटेड बातें बता रहे हैं कि एक साल में ये करना होगा, आपकी इन सारी बातों के लागू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%? आई मीन 100% तो किसी चीज की नहीं होती है, बट हाँ, आई थिंक कि 50% है। 50% और से बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना हो जाएगा पक्का। आप, क्योंकि आप जिसको कहते हैं कि जयपुर हो या दिल्ली हो या बेंगलोर हो, सारे हर जगह के पॉलिसी मेकर्स आपसे बात करते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपके होप का कन्वर्जन होने जा रहा है हमारे डिसीजन मेकर्स के हाथों? देखिए, पुरानी कहानी है, जो एक वेल में वो बैठा रहता था मेंढक, तो वो कभी निकलता नहीं था। एक दिन वो बाहर बैठा तो लोगों ने पूछा कि भैया आप बाहर क्यों आ गए? तो उसने कहा कुएं में देखो, वहां पे बड़ा काला सांप था। 1 मिनट में बाहर आ गया। कोरोना वायरस हमको अपने कुएं से निकालेगा, हमारे कुएं से निकलने की हमारे सर्वाइवल की बात है। और ये जो कोरोना वायरस ने हमारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एक्सपोज किया है, ये मेरा होप नहीं है, हमारा ये कंपल्शन हो जाएगा कि हम जॉब मार्केट, स्किल मार्केट, सिटीज, सोशल सिक्योरिटी सब का रिफॉर्म करें, क्योंकि इसने एक्सपोज किया है कि हम इतने बड़े देश जो $2000 पर कैपिटा है, हमारा प्लम्बिंग 20th सेंचुरी का है 21st सेंचुरी में। बिल्कुल। तो इस आशा के साथ कि कुएं से बाहर निकल के बाहर आके खुला आसमान देखें हमारे पॉलिसी मेकर्स, तो नजर आएगा कि क्या पोटेंशियल है और भविष्य को कैसे बनाना है। सबरवाल साहब, आपसे हमेशा बात करके बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, इंसाइट मिलता है और स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन होता है। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया।